नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हम हाजिर हैं मुद्दे की बात के नए कार्यक्रम नई कड़ी में। आज हमारे साथ फिर एक लोकप्रिय प्रत्याशी रूबरू हैं, आपसे बात करेंगे, आपके सवालों का जवाब देंगे। सवाल आपके बिहाफ में हम करेंगे और जवाब नेताजी देंगे। ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, हम इनका नाम बता देते हैं। खाली इतना बता देते हैं कि ये नेताजी जो है, प्रत्याशी जो है, ये परिचय के मोहताज नहीं है, काफ़ी लोकप्रिय हैं, युवा हैं और पूर्व मंत्री के पुत्र हैं। कटिहार की बरारी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। वर्तमान विधायक विजय सिंह निषाद को सीधी और कड़ी चुनौती दे रहे हैं। शायद इतना ही बोलना काफ़ी है, आप समझ ही गए होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले राष्ट्रीय महासचिव, पार्टी के राष्ट्रीय सचिव तौकीर आलम। तौकीर आलम का स्वागत है। तौकीर भाई, आपका स्वागत है। शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। पहले दो बातें आपके बारे में। आपके पिता राजनीति में थे, आरजेडी में मंत्री रहे हैं 97 से 2005 तक, अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री, सूचना विभाग के मंत्री। उन्हें शायद ठोकर मंत्री भी कहा जाता था। उनका नाम है मंसूर आलम साहब। आरजेडी के बहुत बड़े नेता रहे हैं। राजनीति आपको विरासत में मिली है। क्या आपके परिवार के और लोग भी राजनीति में हैं? और आप राजनीति में कब से आए? थोड़ा संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को अपने बारे में बता दें, फिर हम लोग बरारी और बिहार की राजनीति पे बातें करेंगे। शुक्रिया। केबीसी का मुद्दे की बात का आपका प्रोग्राम काफ़ी लोकप्रिय प्रोग्राम है और आपकी पूरी टीम को बहुत बधाई। आप पूरे कटिहार और सीमांचल हर जगह आपकी आवाज़ पहुंचती है। देखिए, मैं तो 2002 में जब मैं पढ़ाई कर रहा था जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, तभी मैं जो भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ, जवाहरलाल नेहरू जो पूरे देश में जेएनयू के नाम से जाना जाता है, जी, तो उसी वक्त ही मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू में एनएसवाई की सदस्यता ली थी 2002 में। 2004 में ही मुझे वहाँ काउंसलर के कैंडिडेट के रूप में उम्मीदवार बनाया था पार्टी ने, और सबसे ज़्यादा वोट आए थे। वहाँ भी मैं चूक गया था। फिर हम जो है सेंट्रल पैनल में भी चुनाव लड़े, जॉइंट सेक्रेटरी का, उसमें बहुत अच्छा वोट आया। 2007 में मैं आखिरी चुनाव जेएनयू में जो हमारे प्रेसिडेंशियल का चुनाव लड़ा जेएनयू से इलेक्शन का, उसमें भी सम्मानजनक हमें समर्थन मिला। असल है कि वहाँ सीखने का, समझने का, देश के राजनीति को और जानने का, गहराई से समझने का, मुद्दे को समझने का, गांधी जी को पढ़ने का, नेहरू जी को, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी को, पटेल जी को, इन तमाम चीज़ों को जाने, समझे, पढ़े, डिबेट डिस्कशन में हिस्सा लिए। तो वहाँ के वातावरण से और वहाँ जो बात सीखे, जो अहम बात है वो ये है कि पिछड़ा इलाका और जो सबसे कमज़ोर समाज है, जो अंतिम पायदान में है, उनको किस तरह से हक हुकूक मिले, उनको किस तरह से अग्रिम पंक्ति में लाया जाए, किस तरह से उनके लिए लड़ाई लड़ी जाए, उनकी आवाज़ बने। ये कहीं ना कहीं जेएनयू हमें सिखाने को, मतलब बहुत कुछ हमें जो सीखने को मिला। ये जेएनयू की एक बहुत बड़ी हमें मतलब मौका मिला है वहाँ रहने का, सीखने का। साथ ही साथ आपने विरासत की, हमारे पिताजी की, मंसूर आलम साहब की बात की। मेरे पिताजी 3 बार बरारी विधानसभा से विधायक रहे। उसी पीरियड में 2 टर्म मतलब 7 साल तक मंत्री भी रहे, सूचना जनसंपर्क और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री। पिताजी का एक लंबा अनुभव और कार्यकाल रहा है बरारी में। लोगों से प्यार, मोहब्बत, जुड़ाव और रिश्ते पर वो विश्वास करते हैं आज भी। और वो अपने कार्यकाल में जो उनका काम, चाहे अल्पसंख्यक हॉस्टल जो आप कटिहार देख लीजिए या पूरे बिहार देख लीजिए, उनका काम था।
और कुछ कब्रिस्तान की घेराबंदी से लेकर अलग अलग जो भी विभाग का काम था, सूचना जनसंपर्क में भी उनका काम था। लेकिन जो अहम काम था उनके पीरियड में, जो पुल पुलैया रोड के साथ साथ जो अहम काम जो मैं महसूस कर रहा हूँ, और जनता, बरारी की जनता उस चीज़ को बहुत अच्छी तरह देख रही है और जान भी रही है कि हमारा जो बरारी विधानसभा है वो कटाव एरिया है, गंगा नदी के चपेट में है। और गंगा नदी काट के कटाव से जो है कुर्सेला से लेके बरारी के भंडारतल से लेके शेसिया, कांतनगर, ये जो आपका इलाका है बिशनपुर, ये तमाम इलाके कहीं ना कहीं कटाव के चपेट में था। उत्तरी भंडारतल, दक्षिण भंडारतल, बारी नगर, इन जगहों पे 18 करोड़ के लागत से उस वक्त पिताजी ने बड़ी मेहनत से, मशक्क़त से, दौड़ धूप के जो जल संसाधन विभाग है, उस जो मंत्रालय है, वहाँ पहुँच के उन्होंने ठोकर बनाने का काम किया था, जो बहुत ऐतिहासिक था। उससे नदी का रुख मुड़ा और कटाव रुका। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि बरारी में मेरा बचपन गुजरा है, परवरिश मेरी वही हुई है, बरारी में पला बड़ा हूँ। फिर आला तालीम, आला उच्च शिक्षा के लिए जेएनयू गया। वहाँ से आने के बाद 2012 से मैंने यहाँ पे युवा कांग्रेस की राजनीतिक शुरुआत की। यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष बना, फिर यूथ कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव बना। इस बीच बरारी से जिला परिषद भी मैं रहा। तो वहाँ के जो रिश्ते हैं, वहाँ के जो ताल्लुकात हैं, पिताजी का भी जो काम रहा है, उनका जो सादगी पसंद, ईमानदाराना छवि है, वो आज हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं उससे हमें कहीं ना कहीं कनेक्ट करने में बहुत आसानी हो रही है। तो फिर भाई थोड़ा अपनी एजुकेशन के बारे में भी बता दीजिए। मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से बीए, एमए और एमफिल मास्टर ऑफ फिलॉसफी किया हूँ। पीएचडी में भी इनरोल्ड था, लेकिन चूँकि सक्रिय राजनीति की वजह से वहाँ डी रजिस्ट्रेशन करना पड़ा और मैं फुल टाइम फिर राजनीतिक जीवन में दे दिया। मैंने पीएचडी कर नहीं पाई वहाँ से। एक और सवाल परिवार को लेके, आपके बाबूजी के अलावा आप राजनीति में परिवार का और कोई भी, आप लोग 6 भाई हैं? नहीं, हमारा 6 भाई है। 2 भाई डॉक्टर हैं, 2 भाई शिक्षक हैं हमारे, और एक रिटायर भी कर गए हैं। एक भाई हमारे बिजनेस संभालते हैं, गांव के, और किसानी करते हैं। बाकी सिंपल परिवार है, सादगी पसंद परिवार है। कोई भी दरवाज़ा खुला हुआ, हम लोगों की खुली किताब है, सब कुछ देख सकता है। 2 मेरी सिस्टर है, एक सिस्टर एक ज़िला परिषद एक बार रही है कोढ़ा से। और वैसे भी कोई राजनीतिक में और सक्रिय राजनीतिक में किनकी कोई भागीदारी नहीं है। मैं ही चूँकि छात्र जीवन से लगा हुआ हूँ, मन में एक इच्छा है, विश्वास है कि जो अंतिम पायदान के इलाके के लोग, समाज के लोग, अलग अलग समाज के लोग, और ख़ास करके कटिहार सीमांचल का एरिया जो पीछे है, बैकवर्ड है, उनको किस तरह से आगे लाया जाए, उसको लेके हम लोग चिंतन मंथन और आवाज़ बुलंद करते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। आपका कार्य क्षेत्र राजनीति में आप आए, कटिहार में उतरे, चुनाव लड़ने की तैयारी की। पिछली बार भी आप प्राणपुर से विधानसभा से चुनाव लड़े। प्राणपुर आपका कार्य क्षेत्र था, अचानक बरारी जाना पड़ा, कोई दिक्कत नहीं हो रही है? नहीं, देखिए क्या है, मैं तो वैसे भी पूरे ज़िले के लिए और सीमांचल की बात मैं करता हूँ। तो ये जो चाहे प्राणपुर की समस्या हो, बरारी की समस्या हो और जय की समस्या हो, समस्या जो कटाव का है, समस्या जो बेरोजगारी का है, समस्या जो स्वास्थ्य का है, समान शिक्षा का अवसर का है, गरीब बच्चों को भी समान अवसर मिले, इन बातों को जो हम लोग बोलते हैं लगातार, और कोई भी राष्ट्रीय मुद्दा हो, हमारे स्थानीय मुद्दा हो, उसको मुखरता के साथ हम लोग बात करते हैं। हाँ, ये बात सही है कि आलाकमान ने, पार्टी ने, चूँकि प्राणपुर विधानसभा में 2015 में भी, 2020 में भी हमें मौका दिया, और वहाँ के वोट में, सपोर्ट में कोई कमी नहीं थी। वहाँ के लोगों की चाहत में, मोहब्बत में मैं तो बार बार धन्यवाद देता हूँ कि कहीं ना कहीं मेरी शुरुआत राजनीति की वहीं से हुई है। अभी जो मैंने अपना जो है विधानसभा की राजनीति की शुरुआत वहीं से हुई है। चूँकि जिला परिषद बरारी से रहा हूँ, लेकिन विधानसभा वहाँ से लड़ा। तो तैयारी भी वहाँ से है। पूरे ज़िले के लिए हम लोग बात करते हैं, समस्याओं को समझते हैं, जानते हैं। ऐसा नहीं कि बरारी को बिल्कुल छोड़ दिया था। बरारी में जब रिश्ते नाते के अलावा जो भी कोई प्रोग्राम में बुलाना, कोई क्रिकेट मैच में लेके कोई समस्या आता था तो हमें याद करते थे, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए आगे बढ़ते थे। हाँ, ये बात ज़रूर है कि प्राणपुर विधानसभा के हमारे चाहने वाले और तमाम लोग जो हमें चाहते थे, पार्टी के लोग, सब कहीं न कहीं मायूस नज़र आ रहे थे कि आप हमें छोड़ के जा रहे हैं। तो असल है कि जो फैसला हुआ पार्टी का,
आखिरी समय फैसला हुआ। हम तमाम फैसलों का हम लोग गठबंधन के नेता के रूप में, गठबंधन के एक छोटे अदना सिपाही के रूप में 15 में भी स्वीकार किया था, 20 में भी स्वीकार किया, और 20 में 15 और 20 का अगर आप देखिएगा तो डबल वोट आ गए थे। 78,000 वोट के बावजूद भी मैं चूक गया था। तो फिर मैं 2025 में अगर पार्टी ने हमें सोच समझ करके महागठबंधन के टिकट के रूप में बरारी अपने घर में जाने का मौका दिया, अपने बीच अपने सेवा करने का मुझे अवसर एक मौका दिया है, तो मैं इसके लिए भी आला कमान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि हमें मौका दिया। और जब से नॉमिनेशन का काम पूरा हुआ और मैं क्षेत्र में जा रहा हूं और जो जन समर्थन मिल रहा है, जो लोगों को प्यार मिल रहा है, वो अपार है। वो मैं भी कल्पना शायद नहीं कर पाया था कि इतना हमें समर्थन, प्यार और चाहत मिलेगी। तो किर भाई, या यूँ कहें कि प्राणपुर से अब जो बरारी आए, आखिर अपनी मिट्टी बुला ही लेती है। मिट्टी ने आवाज़ दी और अब दौड़े दौड़े चले आए बरारी। बिल्कुल, मैं ये कह सकता हूँ अपनी माटी जहाँ पैदाइश हुई है, जहाँ खेले कूदे बचपन का गांव कठोतिया, सुजापुर, जगदीशपुर, शीशिया, ये जो कांत नगर, ये जो इलाका है, आसपास के तमाम जो है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, हम लोग जो एक मिली जुली तहजीब का वहाँ गहवरा है, आपसी प्यार मोहब्बत से रहते हैं। अलग अलग मेले ठेले में हम लोग गए हैं, कालिकापुर से लेके तमाम जगह, बलवा, ये जो इलाका है। और इधर फिर आप ये सुखासन का एरिया ले लीजिए या फिर उधर बरारी का एरिया ले लीजिए, बारी नगर का एरिया, इन तमाम जगहों पे, और समीली और कुर्सेला, यहाँ से भी जो रिश्ते हैं मैं देख रहा हूँ, मेरे पिताजी का जो काम रहा है, और मैं जब जा रहा हूँ लोगों से मिल रहा हूँ, नहीं तो वहाँ की जो समस्या है, तो उस किर भाई समस्या से रुकिए, मेरा सवाल है उतना ही जवाब दीजिए। मैंने कहा कि आपको यूँ नहीं लगता कि आपकी मिट्टी ने आपको आवाज़ दी? आप जा रहे हैं, लोगों का प्यार मिल रहा है, वो सही है, नहीं। लेकिन आपको लगता है ना कि बरारी की मिट्टी ने आपको बुलाया तभी आप दौड़े चले आए? वैसे मैं ये कह सकता हूँ कि जब मैं चुनाव लड़ा, 15 हो या 20 हो, और बीच में ज़िला परिषद बरारी से जीता था, तो जब मैं लड़ता था चुनाव, तो बरारी के सभी लोग, चाहे किसी समाज का हो, मेरे लिए आशीर्वाद देते थे या दुआ देते थे कि आप जीत के आए। और जब मैं कुछ वोटों से पीछे रह जाता था, तो सबसे ज़्यादा जो मायूस होते थे और रोना रोते थे, वो हमारे बरारी की जनता थी। और मुझे लगता है कि लगातार बरारी के लोग हमें बुला भी रहे थे कि आप वहाँ क्यों लड़ रहे हैं, आप अपने घर में लड़िए। तो मुझे लगता है कि उन लोगों ने जो उनकी आवाज़ काम आई और आप चले गए। बिल्कुल 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 कह सकते हैं। आगे अगला सवाल कि बरारी जब आप जा रहे हैं जगह जगह, आपको क्या लगता है बरारी में क्या समस्याएं अभी प्रमुख रूप से दिखाई पड़ रही? देखिए, असल समस्या है जनता की समस्या, जनता की समस्याओं का निदान करना। ऐसा महसूस होता है कि जिनको मौका वहाँ पार्टी ने दिया अभी पिछले 5 साल से, ऐसा महसूस होता है कि जनता को बिल्कुल छोड़ दिया, जनता से कोई रिश्ता ही नहीं है। जनता और जनता के मुद्दे से जो रिश्ता होना चाहिए, ब्लॉकों में जो हमारे बरारी विधानसभा के लोगों का इज्जत सम्मान के साथ काम होना चाहिए, जो थाने में काम होना चाहिए, जो चाहे समेली हो, कुर्सेला हो, बरारी हो, इन जगहों पे जो शासन प्रशासन और उनके चुंगल के दलाल लोग बैठे हुए हैं और उनसे जो तमाम चीज़ें चल रही हैं, ऐसा महसूस ही नहीं होता है कि वहाँ कोई विधायक है या जनप्रतिनिधि है जिनका कुछ चल भी रहा है या कुछ बात भी कर रहे हैं या समस्याओं का हल भी कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी समस्या तो मुझे यही लग रहा है कि जनता का जुड़ाव बिल्कुल विधायक जी से नहीं है, और उससे तमाम लोग, किसी कम्युनिटी को, किसी समाज के हो, सब लोग परेशान हैं कि हम जब जाते हैं मोटेशन के लिए, हम जब जाते हैं अपना काम के लिए, हमारे अंदर जब छोटी छोटी बातें होती, आपसी झगड़े होते हैं, तो उसको जो एक निपटारा करने का होता है, समस्याओं को समाधान करने के बजाय वहाँ मुकदमे को दर्ज कराने को लेकर के अलग अलग लोग उसमें जो बिचौलिया बन के जनता का शोषण कर और दोहन करते हैं, ये जनता इसमें सबसे ज़्यादा परेशानी। उसके अलावा तो वहाँ की समस्या कटाव का है, वहाँ की समस्या विस्थापन का है, वहाँ की समस्या कॉलेज बनाने का है। वहाँ आज तक वहाँ पे कोई जो है डिग्री कॉलेज नहीं है, वहाँ पे समान शिक्षा का कोई व्यवस्था नहीं है, रोजगार का कोई साधन नहीं है। 20 साल से के बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार है, एनडीए की सरकार है। इस 20 साल के पीरियड में उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि वहाँ उन लोगों को रोजगार मिल पाए। एक सेकेंड, हाँ, आपने चर्चा की विस्थापित परिवारों की। विजय सिंह हमारे इस कार्यक्रम में आए थे, उन्होंने दावा किया कि हमने
हजारों हजार परिवारों को डिसमिल और जमीन दिलवाई, कागज दिलवाया ताकि वो अपना घर बना सके। बिल्कुल, उन्होंने दावा किया है और कहा भी है, मैंने भी न्यूज़पेपर में देखा, और मैंने जब उसकी सच्चाई जानने की कोशिश की कि क्या हकीकत है, तो मुझे ये पता चला कि जो ऑलरेडी ज़मीन में बसे हुए हैं, जो ऑलरेडी पहले से जो ज़मीन में बसे हुए थे, उन लोगों को, जिनको उन्हीं के पट्टे उनको दिए गए, कोई नए सिरे से बसाने का काम। इतनी बड़ी तादाद में लोग जो है परेशान हैं, बेघर हैं, जिनकी ज़मीन नहीं है, उनको आज तक जो है ज़मीन नहीं मिला, उनके लिए कोई काम नहीं हुआ। पहले से जो बसे हुए थे उन्हीं में से कुछ लोगों को ये कागज़ दे करके उन्होंने एक तरह से वाहवाही लौटने का काम किया, जो वहाँ की जनता अच्छी तरह समझ रही है। हमारा ये कहना है कि सड़क कटाव का एरिया है, जो उन्हीं सहनी समाज तिनघरिया, अब चले जाइए कुरसेला के तिनघरिया में, सहनी टोला में, देखिए कि जो नदी किस तरह से उनके दहाने पे खड़ा है। कब उस टोला को निगल जाए पता भी नहीं, उसके लिए आज तक आवाज़ नहीं उठी, उसके लिए आज तक कोई ठोकर बनने की बात नहीं हुई। चले जाइए आप बकिया सुखाए, चले जाइए बारी नगर, पासवान टोला, इन तमाम एरिया किस तरह से कटाव का मार झेला। बकिया सुखाए भी लगातार झेल रहा है कटाव की, कोई उसके लिए ठोकर का निर्माण नहीं हुआ, ना आवाज़ उठाया गया। तो हम अपने जनता को ऐसे हम छोड़ नहीं सकते हैं, हम जनता को गंगा में विलीन होते हुए देख नहीं सकते हैं। उनकी समस्याओं को लेके हमें हर पल उनके साथ खड़ा रह के उसके निदान करने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, जो अभी नहीं हुआ है। हम लोग इन मुद्दों को बारीकी से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और इस मुद्दे को हम छोड़ेंगे नहीं। हम आने वाले दिन में कटाव का जो मामला है, बाढ़ से जो लोग परेशान हैं, जो लगातार गंगा नदी जो ठोकर नहीं बन रहा है, उसको आवाज़ नहीं उठ रही है, इसको मजबूती से आवाज़ बुलंद करने का काम करेंगे। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ तीखे सवाल कुछ लेके हम फिर हाजिर होंगे तौकीर साहब आलम के साथ। तब तक बने रहिए, तुरंत लौट के आते हैं। अरे शिवानी, हाँ। तूने ये सती सिक्योरिटी मल्टी स्टोर का ऑफर सुना क्या? इस बार ऐसा ऑफर आया है कि पूरा कटिहार बोल रहा है ऑनलाइन और मार्केट सबसे सस्ता। अच्छा, और क्वालिटी? क्वालिटी में तो सुपर स्टार। वाह, सच में? क्या क्या मिलता है वहाँ? वहाँ सब कुछ जो तुम्हें चाहिए, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इन्वर्टर, इंडक्शन, मतलब जो तुम्हें चाहिए, हाउस होल्ड से जुड़े सारे सामान। इतना सब और सस्ता भी? हाँ रे, सती सिक्योरिटी तो पूरा का पूरा मल्टी स्टोर है। अच्छा, यानी सस्ता बाजार अच्छा बाजार। हाँ रे, बिल्कुल। ये मल्टी स्टोर सती सिक्योरिटी है कहाँ? अरे नहीं मालूम? यही तो कटिहार के बड़ा बाजार विश्व भवन रोड के ठीक बगल में। तो चलो चलते हैं। हाउस होल्ड से संबंधित आपके पास लेटेस्ट क्या है? बहुत कुछ है, आइए दिखाती हूँ आपको। वाह, मजा आ गया। सचमुच जैसा सुना था वैसा ही। क्या क्वालिटी है? इम्पोर्टेड क्वालिटी। और प्राइस को तो कोई मैच ही नहीं कर सकता। जैसा नाम वैसा ही है, सती सिक्योरिटी मल्टी स्टोर। ब्रेक के बाद एक बार फिर हम हाजिर हैं मुद्दे की बात का ये कार्यक्रम का हिस्सा लेकर। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, आज हमारे मेहमान हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और बरारी से महागठबंधन की ओर से चुनाव लड़ रहे तौकीर आलम। तौकीर जी, राजनीति में आप आए, चुनाव लड़ भी रहे हैं। अभी हम थोड़ी बिहार की राजनीति पे बात करते हैं। बिहार, पूरे बिहार में चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा इस बार आप क्या मान रहे हैं? देखिए, बिहार में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है बेरोजगारी का, वो है पलायन का। ऐसा महसूस होता है कि हमारा बिहार
पलायन का अड्डा बन गया। और ख़ास करके मैं सीमांचल की अगर बात करूं, यहाँ से ऐसी ट्रेनें जा रही हैं, भर भर के लोग यहाँ से जाते हैं, छोटे छोटे काम के लिए भी उनको दिल्ली, मुंबई, जयपुर और अलग अलग जगह देश के कोने कोने में उनको जाना पड़ता है। यहाँ क्यों नहीं मिल पा रहा है? जो शुगर मिल, ये जो इससे पहले चीनी मिल था, यहाँ जूट मिल, ये तमाम चीज़ें थी, ये भी ख़त्म हो गई। नए चीज़ तो बनाने को लेके बात ही नहीं है, पुरानी जो चीज़ें थी वो भी ख़त्म कर दी गई। तो ये जो बेरोजगारी का मुद्दा है, ये सबसे बड़ा है। नौजवान पलायन, मान ली पलायन और बेरोजगारी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। दूसरा क्या मुद्दा नजर आता है? दूसरा जो यहाँ पे सभी समाज को जो एक समान अवसर मिलना चाहिए, सभी दबे कुचले पिछड़े लोगों को जो एक मौका मिलना चाहिए, हमारे गठबंधन के नेताओं ने जो एक मैसेज देने का काम किया है कि अति पिछड़ा तमाम ऐसे समाज जो जिनको अलग अलग निगाह से लोग देखते थे, आज उनको माननीय हमारे कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे प्रियंका गांधी जी कांग्रेस के, और हमारे नेता खास करके हमारे बिहार के जो अध्यक्ष हैं, प्रभारी, और साथ साथ सबसे बड़े लालू प्रसाद यादव जी, हमारे तेजस्वी यादव जी जो अभी नेता प्रतिपक्ष हैं और भावी मुख्यमंत्री हैं, इन लोगों ने एक बड़ा दिल दिखा करके सभी लोगों ने मिल करके तय किया कि सरकार बनते ही जहां मुख्यमंत्री की शपथ आदरणीय तेजस्वी यादव जी लेंगे, वहीं हमारे मुकेश सहनी जी डिप्टी सीएम का पद ग्रहण करेंगे। क्या मतलब क्या है? मतलब ये है कि जहां ऐसे समाज, ऐसे इलाके जो पिछड़ा हुआ है, ऐसा समाज जो बिल्कुल अंतिम पायदान में है, उनको भी सम्मान के साथ जीने का, हक हुकूक मिलने का एक अवसर है, मौका है। ऐसे भी और एक दो डिप्टी सीएम होंगे अलग अलग समाज के, उसकी बाद में आएगी, तो ये बात भी चर्चा में हुई है। तो ये एक मैसेजिंग है और ये एक बात होनी चाहिए कि जो भी मैंने संविधान अनुसार जो हमें प्रावधान किया गया है कि समान अवसर सभी को जो है मिलना चाहिए, हर समाज को, हर तबके को, हर इलाके को, तो उसको लेके जो बात होनी चाहिए वो भी चलिए हम समझे कि बेरोजगारी, समान अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य और भ्रष्टाचार क्या आपकी प्राथमिकता नहीं है? जाहिर सी बात है, मैं कह ही रहा था, जब अवसर मिलेगा, अवसर नहीं है तभी ये बात आई कि अवसर नहीं है, पीछे जा रहे हैं, जो भ्रष्टाचार है, जो ब्लॉकों में जो दलालों का अड्डा बन गया है, जो एक भी काम बिना पैसे के, बिना रिश्वत के नहीं हो रहा है, तो ये एक बड़ा मुद्दा है। और हमने शुरू में ही कहा आपको कि जो स्थानीय विधायक की हालत उन्होंने बना दी ब्लॉकों की, वैसे ही पूरे बिहार की हालत है। पूरे बिहार में आप जाइए, अफसरशाही चरम पे है, एक भी जनता बिना पैसे के काम वो जो है वो नहीं कर पा रही है। वो भी जनता मोटेशन से लेके तमाम ऐसी चीज़ें जो है कोई भी काम नहीं हो रहा। मेरा सवाल है कि अगर आप जीत के आते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी के अलावा क्या भ्रष्टाचार पे भी काम करेंगे, रोकने के लिए काम करेंगे? नेता अगर सही हो, स्वच्छ हो और ईमानदारी से जनता की सेवा करने का प्रण ले रखा हो, तो यकीन मानिए उनका जो सबसे वार होगा, प्रहार होगा, भ्रष्टाचार पे होगा। उनका जो सबसे पहले अटैक होगा, उसको रोकने की कोशिश होगी, वो घुसखोरी दलालों की रोकने की कोशिश तो आप होगी। यकीन दिलाते हैं तो कि हम अगर आप यकीन दिलाते हैं, हम विश्वास दिलाते हैं। बिहार में अगर सरकार बनी तो बिहार में रुकेगा, अदरवाइज अगर आप बरारी के विधायक बने तो बरारी में आप भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे? जाहिर सी बात है, इन मुद्दों को लेके हम लोग लगातार बात करते हैं और भ्रष्टाचार भी रुकेगा। जनता विश्वास करे ना इस बात पे आपसे? जनता आप ठोक के बोलिए कि आप जीत गए, बरारी का विधायक बने तो बरारी में भ्रष्टाचार अधिकारी नहीं कर पाएंगे, ये आप विश्वास दिलाते हैं जनता को? हम जनता को ये विश्वास दिलाते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे विधायक बनते ही बरारी में कानून अनुसार, नियम अनुसार जनता का राज होगा। वहाँ भ्रष्टाचार या वहाँ दलालों का राज नहीं होगा, वहाँ जनता का राज होगा, जनता मालिक होगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कानून और नियम के दायरे में ही, गलत तरीके से कोई काम नहीं होगा। संविधान और नियम के अनुसार ही जनता को हक चाहिए। बिल्कुल, जनता संविधान से हटकर तो बात ही नहीं करती है। परेशानी तो तब आती है जब उनका संविधान
का अधिकारी छीन लिया जाता अब आज ही बताइए, कल से मैं देख रहा हूँ ठाकुरबाड़ी के समेली में 3 साल के बच्चे को अपहरण कर लिया गया। 3 साल का बच्चा, एक दूध पीता हुआ बच्चे को, वो जा रहे थे जो हाँ, है, ये खबर हमने दिखाई है। और अभी सीसीटीवी फुटेज भी, कल मैं एसपी साहब से बात कर, उन्होंने कहा कि मैं तुरंत अभी उसका टीम गठन कर रहा हूँ। सबके सामने बात किया, टीम गठन, एसआईटी या जो भी टीम गठन करने की बात आई, उसका फुटेज भी एक बंदे को मिला, मुझे कॉल आया कि किस तरह से बच्चे को लेकर के बैठ रहे हैं ऑटो रिक्शा में, वो भी आ गया। इसके बावजूद भी अगर शासन प्रशासन के लोग उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं, अभी तक बच्चे को बरामद नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा फेल्योर है, एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और हम लोग उस बच्चे, उस परिवार के साथ मैं कल गया था, बहुत देर रुका, उनके आंसू पोंछने का काम किया, लेकिन वो जो दर्द है, उस दर्द को देखा नहीं जा रहा है। नहीं, ऐसी समस्याएं कटिहार जिले में नहीं, बिहार में देखी जाती है। तो आप यकीन दिलाते हैं कि अगर आपकी सरकार आई तो बिहार से भ्रष्टाचार खत्म होगा। अदरवाइज अगर बरारी के विधायक बने तो बरारी में सब कुछ जनता का राज रहेगा, सबको न्याय मिलेगा। भ्रष्टाचार भी खत्म होगा, दलालों का अड्डा भी खत्म होगा, और जो है बरारी विधानसभा में ये जो कानून का, हमारी सरकार बनते ही कानून का राज होगा। जबकि इकबाल जो है पुलिस प्रशासन खत्म नहीं होना चाहिए, जो कानून है, जो नियम है, उसका भी जो गलत काम करते हैं उसमें भय रहना चाहिए। इतना लोग भय मुक्त हो गए हैं कि एक छोटे बच्चे को जो है उसका अपहरण कर लिए हैं। मैं देख रहा हूँ, साथ ही साथ मैं कल लगातार घूम रहा हूँ, अभी कल गुड़ मेला होते हुए आगे गया था। राष्ट्रीय मुद्दे पे आते हैं। कल आपके पार्टी के राहुल गांधी, सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर बड़ा खुलासा किया, हरियाणा सरकार पर सवाल उठ गया। साथ ही साथ उन्होंने बिहार में होने वाले चुनाव को भी इस संदर्भ से जोड़ दिया कि हो सकता है बिहार में हो। आपको क्या लगता है, बिहार में भी वोट चोरी हो सकती है? देखिए, ये तो एक प्लान वे पे जिस अंदाज में उन्होंने हरियाणा में किया, महाराष्ट्र में किया, उसका खुलासा आदरणीय राहुल गांधी जी ने किया है। और ये एक कल ही नहीं किया, इससे पहले भी उन्होंने किया। दूसरा, ये तीसरा उनका जो है खुलासा किया बाज़ाब्ता तरीके से। पहले तो क्या था, एक एक सीट को लेकर, क्या कल पूरा हरियाणा गवर्नमेंट को लेकर, डाटा के साथ एक एक चीज को एक मुद्दे के आधार मेरा पर सवाल ये है कि उन्होंने बिहार को जोड़ा। क्या आप मानते हैं कि बिहार में भी वोट चोरी हो सकती है? बिहार को जोड़ा, और बिहार को उसी दिन से जब वोटर अधिकार यात्रा आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में बिहार में निकला, महागठबंधन के तमाम नेता, खास करके तेजस्वी यादव जी उसमें मुख्य भूमिका निभाए, साथ साथ रहे, मुकेश सहनी जी और माले और तमाम नेतागण उसमें रहे। तो बिहार को जगाने का काम हमारे आदरणीय नेता ने किया कि हम लोगों को अलर्ट रहना है, हम लोग एक एक चीज को देखना है। हम लोग एक एक मुद्दे पे, आपने भी उस वक्त मेरा सवाल सुन वोटर, लीजिए। हाँ, जो आप वोट चोरी को रोकने के लिए, आप वोट चोरी को रोकने के लिए अपने बरारी में क्या कुछ खास कदम उठा रहे हैं? वोट चोरी को रोकने के लिए, या जो ये मैनिपुलेट करेंगे, अलग अलग चीज़ को ला के आएंगे, एक मतदाता को वोट दिलवाएंगे, अलग अलग तरीके से जो इन्होंने काम किया है, उसके कई तरीके हैं। तो उसको लेके हम अपने संगठन, अपने पार्टी और साथ साथ गठबंधन के हमारे तमाम नेता, तमाम हमारे संगठन के लोग पूरी तरह से तैयार हैं। एक एक चीज़ को हम लोग मॉनिटर भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, और हम लोग कोशिश होगी किसी भी सूरत में जो है एनडीए सरकार और इलेक्शन कमीशन के माध्यम से जो ये काम जो है एक तरह से धोखाधड़ी करने का काम, जनता के विश्वास के साथ खिलवाड़ करने का काम जो कर रही है, खास करके जो हरियाणा के लिए, उसको रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठा रहे हैं। हम लोग एक एक चीज पे हम लोग संज्ञान ले रहे हैं, एक एक चीज को, वोटर लिस्ट को हम लोग देख रहे हैं। बरारी विधानसभा में कितने बूथ हैं और कितने मतदाता आप लोग? देखिए, बरारी विधानसभा में हमारे जो मतदाता है, उस मतदाता का जो आकलन है, वो सभी समाज, सभी समुदाय, अलग अलग समाज, अलग अलग 2,79,000, हाँ 2,79,000 अभी आया है, उसमें पहले बढ़ा था फिर घटा। जितने भी समुदाय हैं, जो अलग अलग समाज के लोग वहाँ बसे हुए हैं, वो एक समाजवाद की सरजमीन है। और समाजवाद की सरजमीन में हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, तमाम समुदाय के लोग मिलजुल के एकजुटता के साथ, एकता के साथ रहते हैं। यही वहाँ की खूबसूरती है। वहाँ गंगा जमनी तहजीब की एक मिसाल दिया जाता है। मेरे पिताजी जब विधायक रहे वहाँ पे, तो सभी समाज के लोग दिलो जान से उनको चाहा। यही फिर बाद के दिनों में
जब नीरज यादव जी, स्वर्गीय नीरज यादव जी को टिकट मिला तो बिना भेदभाव के वहाँ सभी समाज ने मिलके उनको जिताने का काम किया, वो आगे बढ़े और उन्होंने अपना अभी मेरा कार्यकाल पूरा हाँ, किया, तो फिर हमें भाई, मौका मिला। मेरा सवाल अगला ये है कि पूरे बिहार में हिंदू मुस्लिम को बांटने की कोशिश की जा रही है। हालांकि बांटने वाली पार्टी को उतनी सफलता नहीं मिल रही है, लेकिन कोशिश जारी है। तो आप बताएं, क्या आपके बारारी विधानसभा में ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं, देखिए कोशिश तो जो लोग इसकी खेती करते हैं वो कोशिश तो करेंगे, आग लगाने खेती करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, लेकिन मैं वही कहा कि बरारी की सरजमीन हिंदू मुस्लिम एकता की सरजमीन है, गंगा जमनी तहजीब की सरजमीन है, वहाँ पे भाईचारा की सरजमीन है, आपसी प्यार मिल्लत के साथ सभी लोग जुटता के साथ रहते हैं, और वो धारा वो ये लोग तोड़ नहीं पाएंगे, और बहुत मजबूती के साथ वहाँ सभी समाज के लोग एकजुट हैं, और हमें विश्वास तो हम है, ये यकीन है हम कि ये तोड़ मान नहीं के चलें कि जितना समर्थन आपको मुस्लिम भाइयों से मिल रहा है उतना ही हिंदू भाई से भी मिल रहा है। बिल्कुल अलग अलग समाज, पिछड़ा अति पिछड़ा दलित, अलग अलग समाज के जो लोग वहाँ बसे हुए हैं, उनके जो मुद्दे हैं उनके साथ जुड़ गए हैं। मामला सिर्फ हिंदू और मुसलमान के नहीं है, मामला है अलग अलग समुदाय को उनका हक अधिकार के लिए, उनके सम्मान का मामला, उनको जो है थाना ब्लॉक पुलिस प्रशासन में उनके साथ जो है जो अन्याय होता है उसके साथ खड़ा रहना। तो ये जो तमाम समुदाय अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं वो सब अपने मुद्दे के साथ, हम भी उनके मुद्दे के साथ जुड़े हैं, और धीरे धीरे ये कारवां मजबूती से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, अगला सवाल। अंतिम कार्यक्रम के अंतिम भाग की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। 2 सवाल बचे हैं, एक राष्ट्रीय सवाल है, एक वो आपका अपना सवाल है। पहले राष्ट्रीय सवाल को ले लेते हैं, जो एक संवैधानिक सवाल है और आम जनता से जुड़ा हुआ है। हमारे देश में देखा जाता है कि एक एक नेता 40-40 साल तक एक सीट पे बैठा रहता है, 20 साल 30 साल 40 साल, कोई सीमा नहीं है कि ज़िंदगी भर चाहे चुनाव लड़ता रहे। वो 30 साल का उम्र में शुरू करेगा और 80-90 साल का उम्र तक लड़ता ही रहता है। दूसरे को बदलाव होता नहीं है और नई युवा पीढ़ी को मौका मिलता नहीं है। अमेरिकन जो सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है, वहाँ कोई भी पोस्ट के लिए 8 साल से ज़्यादा आदमी अपने एक पोस्ट पे रह ही नहीं सकता, चाहे वो वहाँ का राष्ट्रपति हो, चाहे वो मेयर हो, चाहे कल जैसे न्यूयॉर्क के मेयर पर भारत के मूल के लड़के ने चुनाव जीता, जो राम ममदानी ने। कोई भी वहाँ 8 साल से ज़्यादा चुनाव एक गद्दी पर रह ही नहीं सकता, संवैधानिक अधिकार ही नहीं है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। क्या आपको नहीं लगता कि भारत में भी एक समय सीमा होनी चाहिए कि 2 बार से ज़्यादा चुनाव लड़कर अपनी कुर्सी पे 2 टेन्योर से ज़्यादा नहीं रहे? देखिए इसके बारे तो अभी मैं चूंकि ये सलाह आपका सुझाव पूछना नहीं, चाहता हूं। मैं मेरा निजी सुझाव एक अलग होगा। हम एक पार्टी नहीं, इस के मामले में हम राष्ट्रीय पदाधिकारी नहीं, हैं। अभी आपका मैं निजी सुझाव बताइए। मैं एक राष्ट्रीय पदाधिकारी हूं और मैं कोई भी बात कहूंगा तो जिम्मेदारी के साथ कहूंगा। ये सवाल यकीनन आपने बहुत ही सुलझे हुए अंदाज में आपने सवाल किया। हम लोग पार्टी के अंदर इन बातों को रखेंगे, ये होना भी चाहिए। हमें भी निजी तौर पे लगता है कि जो एक जो युवा वर्ग में, जैसे मेरी अभी काम करने की इच्छा, अभी जनता की सेवा करने का जो हमारे अंदर ललक है, हमारे अंदर तड़प है, और उनके लिए जो मैं सोच रहा हूँ, मुझे लगता है कि हो सकता है 20 साल बाद वैसा मैं सोच नहीं पाऊँ, या हो सकता है परिपक्वता के साथ हो सकता है और अच्छे ढंग से काम कर पाऊँ। ये एक साइंटिफिक तरीके से उसको सोचने की ज़रूरत है कि किस उम्र में कितने साल में लोग कितना सेवा कर पाते हैं। अब बात है कि अब चूँकि अभी नियम वैसा नहीं है, अब अगर इसको लेके एक साझा रणनीति के तहत लोगों के मनोवैज्ञानिक चीज़ों को देखते हुए कि हमारा देश किस तरह से आगे बढ़े, अगर देश को आगे बढ़ाने में, देश को तरक्की देने में ये सुझाव कारगर हो कि एक बंदा 2 ही बार किसी पद पर रह सकता है, तो मुझे लगता है आने वाले दिन में इसको करना चाहिए। मेरा निजी सुझाव है। हाँ, देश को तरक्की के लिए। मेरा एक और इस संदर्भ में कहना है कि एक आदमी 20 साल से 30 साल से पद पे बैठा है, उसको लगने लगता है कि ये तो मेरा जमींदारी है, मेरी बपूती है, मेरा खानदानी अधिकार है। वो अपने पद के प्रति शिथिल हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। उसको लगता है कि लोग देवी करेगा, बढ़ जाएगा, काम करने की इच्छा शक्ति मर जाती है। लेकिन जब 10 साल के बाद, जब 11वें साल में नया लड़का आएगा, नया युवा आएगा, उसके अंदर में नई सोच, नई उमंग, नई ताकत, नई विचार, नया उत्साह, नई एनर्जी, उसका तो कोई जोड़ नहीं है। आप सेवा करना चाह रहे हैं तो दूसरा भी करना चाह रहा है, तो आपने 10 साल सेवा की, लेट देम अपॉर्चुनिटी टू अदर वन, दूसरे को अवसर दीजिए।
तो ऐसा होना चाहिए, हमारा विचार है। नहीं, निजी ठीक है, तौर पे। अच्छी बात है। मैंने भी कहा कि ये मैं निजी तौर पे मैं ये भी कह सकता हूँ कि देश को तरक्की देने में सबसे बड़ा देश है हमारा, मुल्क है, और ख़ास करके वो खित्ता, वो इलाका जिसमें हम बसते हैं, रहते हैं, वहाँ की तरक्की देने को लेकर के, आगे बढ़ाने को लेकर के, ये अगर कारगर हो साइंटिफिक तरीके से कि कौन ज़्यादा काम कर सकता है, एक बंदा 2 बार 3 बार विधायक MP बन गया, वो उसके अलावा नहीं बन सकता है, तो जाहिर सी बात है अगर ऐसा है काम करने इच्छा शक्ति और वो। लेकिन एक बात ये भी आता है कि हमारे बड़े बुजुर्ग, जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, उनका एक अनुभव है, उनका एक जो एक्सपीरियंस है, उसका कोई जवाब नहीं होता, सब्स्टिट्यूट उसका नहीं होता। अनुभवी व्यक्ति को मार्गदर्शन मंडल में बैठे तो उनको चलिए अगला चलिए, प्रश्न लेते ये हैं। तो शुक्रिया आपका। हाँ, इसमें हाँ, अब मेरे अलग दो अलग आने वाले वक्त में मुझे भी मौका मिला तो 2 सुझाव मेरा रहेगा कि 1-2 टेन्योर से ज़्यादा कोई कुर्सी पर रहे नहीं, और दूसरा चुनाव लड़ने के लिए भी को मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जैसे कि हमारे यहाँ क्लर्क बनने के लिए भी क्वालिफिकेशन चाहिए, लेकिन यहाँ पे बिना पढ़ा लिखा आदमी भी चुनाव लड़ जाता है। राजनीति और पावर को, मंत्रालय को चलाने का सिस्टम पता नहीं होता, इसलिए वो अधिकारी उनको घुमाते रहते हैं। चलिए ठीक है, तो भविष्य की परत में छिपी बातें हैं। अंतिम सवाल आपसे लेता हूँ, अगर आप जीत के आते हैं तो आप संक्षिप्त में बताइएगा 3 प्रमुख काम आप क्या करेंगे, 3 काम, और संक्षिप्त में। देखिए, मेरी प्राथमिकता होगी, वैसे काम अनेक है बरारी विधानसभा तो में, आप 3 बताएंगे। जिसको काम हमें प्रमुखता के आधार पे करनी है। पहली बात कि हमारी सरकार अगर बनेगी, और हमारी सरकार बनने को लेके जो हमने मैनिफेस्टो जारी किया है, उस मैनिफेस्टो के अंदर हमने प्राथमिकता के आधार पर ये लिखा है कि हमारी सरकार बनते ही तमाम भूमिहीन परिवारों को, चूँकि कटाव पीड़ित एरिया है, भूमिहीन परिवारों को 3 से 5 डिसमिल ज़मीन देने का हमने वादा किया। उसको नंबर 1 हुआ विस्थापित परिवारों को जो भूमिहीन है सबको जमीन मिलेगी, ये 1 नंबर हो गया। दूसरा क्योंकि उस गरीबी एरिया को देखा नहीं जा रहा। हाँ, मैं जा दूसरा रहा हूँ, बताइए, देख रहा हूँ। सेकेंड। दूसरा, जो शिक्षा की व्यवस्था है, जो मैं स्कूलों में देख रहा हूँ, जो हमारे गरीब बच्चे हैं, कमज़ोर बच्चे हैं, उनको जो समान शिक्षा का अवसर मिलना चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन को लेकर के जो काम करने की ज़रूरत है। जो अनुमंडल स्तरीय इंग्लिश मीडियम स्कूल की स्थापना की बात है, मेरी ख्वाहिश होगी कि उसको ब्लॉक स्तरीय गरीब बच्चों के लिए स्कूल की हम स्थापना करें, उसको लिए हम आगे बढ़ाएं, प्रपोजल दें, ताकि गरीब से गरीब बच्चा भी अच्छा एजुकेशन लेकर एजुकेशन के क्षेत्र में काम करेंगे। आपने डिग्री कॉलेज की भी चर्चा की थी। हाँ। डिग्री कॉलेज भी खोलना आपकी प्राथमिकता रहे। एकदम मेरी प्राथमिकता होगी। तीसरा, और तीसरा होगा कि हम कोशिश करेंगे कि हमारे नौजवान जो बड़ी तादाद में बाहर रहते हैं, बड़ी तादाद में रोज़गार के लिए, छोटे छोटे रोज़गार के लिए बाहर जाते हैं, उनको यहाँ अवसर मिले। ये इसको लेके, चूंकि एक लंबा प्रक्रिया है, मैं ये नहीं कहूँगा यानी कि उद्योग धंधे खोलकर चुटकी आप में यहाँ कर देंगे, रोजगार देने का मैं काम लगातार आवाज उठाऊंगा। लेकिन साथ ही साथ आपके एरिया में साथ ही साथ जो 2-3 मुद्दे को जोड़ना जरूरी है, और मुझे लगता है वो भी ज़्यादा प्राथमिकता, वो ये है कि ब्लॉकों से, थानों से जो घुसखोरी चल रहा है, जो वहाँ लोग इज्जत सम्मान नहीं मिल रहा है, तो वो तो आपने उनका बताया काम नहीं हो भ्रष्टाचार रहा, आप खत्म करेंगे। वो काम हम लोग उसको रोकने के लिए हमारी प्राथमिकता होगी। साथ ही मेरा सवाल है कि मखाना, आपका इलाका मखाना के लिए जाना जाता है, कृषि के लिए जाना जाता है, मकई के लिए जाना जाता है, तो मकई मखाना से जुड़े प्लांट खुलेंगे ताकि लोगों को रोजगार मिले। जाहिर सी बात है, मेरा जो रोजगार करने का, जो मैंने कहा कि उनको वहीं रोजगार मिले, ये हब है इलाका मखाने का, ये इलाका मकई का हब है। इसको लेके उस एग्रो रिलेटेड इंडस्ट्री जो होना चाहिए, यहाँ पर मैन्युफैक्चर का जो सिस्टम बनना चाहिए, इस पे हमारी प्राथमिकता होगी कि यहीं पर कुछ वैसा सिस्टम बने जिसको लेके हम यहाँ पे उन लोगों को रोज़गार मिले। हमारे जो खेती करने वाले जो लोग हैं, किसान मजदूर लोग हैं, उनको प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा मिले, उनको एंगेजमेंट मिले, एम्प्लॉयमेंट देंगे तो प्रॉफिट हो ही जाएगी। हाँ, और साथ ही साथ जो हमारे कटाव एरिया है, उसको रोकथाम करने के लिए, उसको रोकने के लिए जो हम ठोकर बनाते हैं, उसको लेके
धोकर को विस्तार करेंगे। और साथ ही साथ आप एक तरफ देखिए मनिहारी का साहेबगंज का पुल, एक तरफ भागलपुर का पुल। हमारे विधानसभा में कोई पुल नहीं है, तो गंगा नदी के पास काढ़ागोला आपके से इलाके में मांग आई थी कि काढ़ागोला से लेके पिरपेटी के पुल, गंगा पुल का निर्माण को लेके, जबकि शायद कटरिया का पुल बनने जा रहा है, कटरिया से पिरपेटी का। अब ये मुझे पता नहीं है बनने जा रहा है कि नहीं। मैं विजय सिंह जी जो आए थे उन्होंने इस कार्यक्रम में अपने विधानसभा में इस पुल के निर्माण के लिए मजबूती से आवाज उठाएंगे, क्योंकि ये धरोहर है बरारी विधानसभा। मैं देख रहा हूँ गुरु ग्रंथ में, मैं गुरुद्वारा भी गया था, और वो उसको भी ऐतिहासिक स्थल बनाने की जरूरत है। गांधी जी इस सरजमीन में आए थे, लक्ष्मीपुर गांधी जी हम कुर्सेला आए थे, उसको भी ऐतिहासिक तौर पे, ऐतिहासिक जगह, उसको भी बड़े पैमाने पे, नेशनल पैमाने पे उसको स्थल करने की जरूरत है, गांधीग्राम को। साथ ही साथ गंगा किनारे किनारे अगर हम पर्यटन स्थल बनाएं और उसका एक प्रोजेक्ट तैयार करें, तो हमारा ये जो खूबसूरत जो गंगा जमनी तहजीब, जैसे मैंने कहा एकजुटता के साथ हम रहते हैं, अगर हम मरीन ड्राइव रूप से कुछ वैसा प्रोजेक्ट बनाने का काम करें जो एक पर्यटन स्थल भी बने, एक यहाँ पे लोगों का रोज़गार भी मिले, और साथ ही साथ सभी समाज एकजुटता के साथ आगे बढ़े, इलाका तरक्की करे, तो वो भी एक प्रोजेक्ट है कि हम उसको जो है गंगा किनारे किनारे हम एक प्रोजेक्ट ऐसा बनाएं जो राष्ट्रीय स्तर पे एक पर्यटन स्थल भी बने, और यहाँ के लोगों की जो समस्याएं हैं उसको सुनने के लिए, जानने के लिए जो लोग आएंगे उसको जानेंगे, यहाँ की गरीबी को देखेंगे, यहाँ की बदहाली को देखेंगे, किसान जो पीड़ित हैं उनको देखेंगे। और हम लोग इन बातों को लगातार उठा रहे हैं कि इलाका हमारा पिछड़ा हुआ इलाका है, ये हमारा सीमांचल के इलाका, खास करके बरारी विधानसभा बहुत पीछे है, कई मानों में पीछे है, कोई रोज़गार नहीं, कोई यहाँ पर कटाव पीड़ित है, सुखाड़ भी हो जाता है, यहाँ पर जो है लोग व्यवस्था नहीं है, स्कूल की अच्छी व्यवस्था नहीं है। तो इसको आगे करने के लिए चीज़ों को, मुद्दे को आधार पे आने वाले दिन में मजबूती से आवाज़ बुलंद करना पड़ेगा। उसको निदान करने के लिए सरकार से साहस के साथ, हिम्मत के साथ, बेबाकी के साथ अपनी चीज़ों को, हक हुकूक को, अधिकार को ज़मीन पे उतारना पड़ेगा। दर्शकों, ये थे तौकीर आलम, जिनका कहना है कि अगर हम जीत के आए तो इलाके से सबसे पहला काम होगा भ्रष्टाचार खत्म होगा, दूसरा है कि भूमिहीनों को ज़मीन मिलेगी, तीसरा कि शिक्षा का विकास होगा, डिग्री कॉलेज बनेगी, चौथा यातायात का साधन बढ़ेगा, काढ़ागोला से लेके पिरपेटी जो लोगों की मांग है वो पुल भी बनेगा, पांचवा ये है कि उद्योग धंधे चाहे वो मकई आधारित हो, मखाना आधारित हो, एग्रीकल्चर आधारित हो, उद्योग बना के उनको रोज़गार दिया जाएगा, पलायन रोका जाएगा, और इसके अलावा अन्य ज़रूरतों को भी पूरा किया जाएगा। अंत में जाते जाते मैं तौकीर आलम से कहना चाहूँ कि वो जनता से 2 लाइन में क्या अपील करना चाहेंगे। इनका मैं बता दूं, ये महागठबंधन कांग्रेस की टिकट पे है, हाथ छाप इनका निशान है, ईवीएम में कितना नंबर पे? 1 नंबर, ईवीएम 1 नंबर पे इनका बटन है। और अंत में 2 लाइन में ये जनता से क्या अपील करेंगे, और इनकी अपील के बाद हम आपसे विदा लेंगे। तो पहले तौकीर आलम आप अपील करें। मैं बरारी के अतुल्य जनता से विनम्र निवेदन करता हूं कि मैं अपने सार्वजनिक जीवन में 20 साल मेरे हो गए, और मैं लगातार आपकी आवाज़ को, जनता की आवाज़ को, इलाके के पिछड़ेपन को लेकर के, जनता की निजी समस्याओं को लेकर आवाज़ उठाते आया हूँ, लगातार मदद करते आया हूँ। और मेरी कोशिश है अभी भी इस उम्र में, मैं जो उम्र है मेरी काम करने की ललक है, जज्बा है, बहुत कुछ काम करने का इरादा है। मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ कि हमें मौका दें, अपने प्यार समर्थन जो दे रहे हैं वोट की शक्ल में दें। मेरा ईवीएम में 1 नंबर पे नाम है, हाथ का निशान है, महागठबंधन के प्रत्याशी के रूप में जनता के बीच हूँ। आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, आपका साथी हूँ। अभी तक मैं चुनाव ज़रूर प्राणपुर से लड़ रहा था, लेकिन आपका प्यार समर्थन हमेशा मिलता था। इस बार आपका वोट चाहिए। प्यार समर्थन तो हमेशा मिला है, लेकिन इस बार बरारी विधानसभा का प्यार समर्थन के साथ साथ वोट देने का भी अधिकार मिला हुआ है।
तो मैं गुजारिश करूंगा, आह्वान करूंगा, निवेदन करूंगा तमाम लोगों से, हमारे बाहर जो साथी रह रहे हैं हमारे दिल्ली, मुंबई, पंजाब, अलग अलग जगह, उनसे भी गुजारिश करूंगा कि आप इस मतदान के लिए आप ज़रूर घर वापस आएँ, नई सरकार को चुने, नए विधायक को चुने, और जिन लोगों ने आपके साथ जो है दुर्व्यवहार किया है, थाना में, अलग अलग जगहों पे, ब्लॉकों में जो भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, उसकी कमर तोड़ने के लिए हमें जिताएं, एक मजबूत बरारी बनाने के लिए हमें जिताएं, एक मजबूत इरादों के साथ जो हम आगे बढ़ रहे, हौसला अफजाई करने के लिए आप जिताएं, ताकि आपकी आवाज़ से आवाज़ मिला के हम मजबूती से आपकी बात को पटल पे भी रखें और ज़मीन पे भी उतारें। ये थे बरारी विधानसभा संख्या 68 से चुनाव लड़ रहे महागठबंधन के प्रत्याशी तौकीर आलम, कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इनकी बातों को आपने सुना, उम्मीद है इनकी बातों को गौर करेंगे। तब तक दीजिए हमें इजाज़त। हमने एक प्रत्याशी, नए साथी, नए मेहमान के साथ जल्द फिर हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए केबीसी न्यूज़। सब बखैर, गुड बाय, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।